हे गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग एन ओवरव्यू ऑफ द बेसिक मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग। और हमारा मेन फोकस इस डिस्कशन में आज रहेगा कि हाउ फ्रीक्वेंटली शैल वी ट्रेड। क्या हमें रोज़ ट्रेड करना चाहिए या हमें एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेने चाहिए। ये एक छोटा सा फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम के विन रेट और सक्सेस के लिए। अब कैसे है ये हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी स्ट्रेटजी सिस्टम को समझने से पहले उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके इन एंड आउट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें फॉलो करते हैं वो हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। और ये स्ट्रेटजी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है एंड दैट इज़ बियॉन्ड माय लिमिटेड कैपेबिलिटीज़। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि एक बार में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं ट्रैक करूँ। तो मैं केवल दो ही इंस्ट्रूमेंट्स को देखता हूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी। बड़े सारे कोर्सेज में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये बताइए आपका जो सिस्टम है ये और कहाँ कहाँ काम करेगा। तो मोस्टली आंसर ये मिलता है कि मार्केट्स तो फ्रैक्टल हैं तो हर जगह काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना ये कई बहुत नुआंसेस होते हैं सिस्टम्स के अपने अपने। तो एक इंडिकेटर हर जगह वही रहेगा, लेकिन उसके अराउंड जो सिस्टम आप बिल्ड करोगे वो बदल जाएगा। तो आप ये सिस्टम को, मुझे नहीं पता, मैं स्टॉक्स में कभी किया नहीं। कमोडिटीज़ में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के मैट्रिक्स और चीज़ें अलग होती हैं। तो केवल और केवल इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने यूज़ किया है। बाकी जगह मुझे लगता है कि इसमें बहुत चेंजेस की ज़रूरत होगी, अगर कोई करता भी है तो वो आप अपने लेवल पर देखिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम क्या है। तो यहाँ हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स। तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड चीज़ समझने के लिए दो चीज़ें ये डिसाइड करती हैं कि आप किस टाइम फ्रेम पर ऑपरेट करेंगे। तो उनमें से पहला तो है आपकी स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम। ठीक है, कई स्ट्रेटजीज ऐसे होती हैं जिनका टाइम फ्रेम पहले से प्री डिसाइडेड होता है। जैसे कि 2018-19 में हम आई यूज टू ट्रेड द आरडीएक्स स्ट्रेटजी ऑफ डॉक्टर जिग्नेश शाह। तो जिग्नेश सर की जो स्ट्रेटजी थी वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर बेस्ड थी उस टाइम। तो आप उसको कम या ज़्यादा करने से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बदल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर इसमें आप कहें कि सब मैं इस स्ट्रेटजी को 30 मिनट्स पर यूज़ करना चाहता हूँ या 3 मिनट्स पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मे बी उसके डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन तो ये स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट्स है। फॉर वट एवर रीज़न अगर अभी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं कर पाते तो ये स्ट्रेटजी फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो एक तो यही हो गया कि प्री डिसाइडेड टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटजीज। और दूसरी चीज़ इसमें आती है वो स्ट्रेटजीज जिनका टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि कई सिस्टम्स हैं जो वीसीपी के अराउंड बिल्ट हैं। वीसीपी अपने आप में तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बट यू कैन बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट। तो उसमें फिर आपके ऊपर है कि आप उसको वीसीपी को वीकली यूज़ करना चाहते हैं या डेली यूज़ करना चाहते हैं, 75 मिनट्स में यूज़ करना चाहते हैं। मैंने तो अच्छे ट्रेडर्स को, प्रो ट्रेडर्स को, वीसीपी आई सीन देम यूज़ इन 1 मिनट टाइम फ्रेम इवन। तो इट विल वर्क अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स। और ये एक एक इनहेरेंट स्ट्रक्चरल टेंडेंसी है रादर कहें मार्केट की। तो यहाँ पर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसे चाहें उसके साथ आप अपना टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं उस स्ट्रेटजी का। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम क्या है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी पर्सनैलिटी का टाइम फ्रेम क्या है।
आपकी पर्सनैलिटी का टाइम फ्रेम, मतलब वो कौन सा टाइम फ्रेम है दैट इज़ सूटेबल फॉर योर पर्सनैलिटी। तो अब ये ना तो इतना छोटा होना चाहिए टाइम फ्रेम कि आपको ओवरवेल्म करे, और ना इतना बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए कि वो आपको अंडरवेल्म करे। मतलब आपको आपके सिग्नल्स ही मिस हो जा रहे हैं, आपको ऐसा लगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एक एग्जांपल प्रैक्टिकल वो ये है। मान लीजिए ये चार्ट है, टाइम फ्रेम है 9:15 से 3:30 तक का, ठीक है? और यहाँ पर हम चार्ट को देख रहे हैं और कुछ इस तरह से ये प्राइस प्रोसीड कर रहा है। ठीक है? अब ये जो चार्ट है, ये है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का, ठीक है? अब इसी चार्ट को अगर मैं 1 मिनट पर देखता हूँ, तो मैं क्या पाऊँगा कि ये जो एक इंडिविजुअल स्विंग है, जो मुझे 5 मिनट्स में इतनी स्मूथ लग रही है, 1 मिनट में ये मुझे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स दे रही है। तो हो सकता है कि ये सिग्नल्स का ज़्यादा होना मुझे ओवरवेल्म करे, या हो सकता है कि 5 मिनट चार्ट पर सिग्नल्स का कम होना आपको अंडरवेल्म करे, ठीक है? ये सेम ही चार्ट है जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन छोटे-छोटे फ्लक्चुएशन आप इस तरह से 1 मिनट चार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 मिनट चार्ट। तो आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, तो आप एक सिंपल यहाँ पर आप लॉन्ग जाएँगे और यहाँ पर आप शॉर्ट जाएँगे। आपके पास इस चार्ट में केवल 2 सिग्नल आपको मिले। ये मिल गया आपको लॉन्ग सिग्नल, ठीक है? अब वहीं मैं इसी चार्ट को जब छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ भी एक सिग्नल मिल रहा है, मुझे यहाँ भी एक बाई सिग्नल मिल रहा है, मुझे यहाँ पर एक शॉर्ट सिग्नल मिल रहा है, फिर वो यहाँ पर एक बाई सिग्नल में कन्वर्ट, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न। हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो स्टॉक मुझे, वो जो चार्ट है, वो मुझे शॉर्ट और लॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ये बात अच्छी है, उनके उनको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, और कुछ लोगों के लिए ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि हमको कम सिग्नल्स चाहिए, ठीक है? पहले मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने की कोशिश की थी मैंने बहुत पहले, और तब मुझे ये पता लगा कि मैं बहुत प्रीमैच्योर एंट्रीज़ ले रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं एंटर कर जा रहा हूँ। रादर देन के इस ट्रेंड को यहाँ डेवलप हो लेने देने की जगह मैं यहीं एंटर कर जा रहा था, और उस प्रोसेस में मेरे जो चार्ट है, वो मेरा जो प्राइस है, वो मेरा स्टॉप लॉस कट करके फिर वापस ऊपर भाग जाता था। अगर यही सिग्नल मैं यहाँ लेता हूँ, तो वो मुझे स्मूथली एक बाय सिग्नल, अच्छा एक ट्रेडेबल मूव देता है। इवन 3 मिनट्स पर भी मैं यही कर रहा था कि मैं प्रीमैच्योरली एंट्री कर रहा था। तो जब फिर विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो मुझे जो टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा सूट करता है, वो टाइम फ्रेम है 5 मिनट चार्ट, ठीक है? तो अब ये अब इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम गलत है या 5 मिनट सही है, कुछ भी सही या गलत नहीं है। आप यहाँ पे किसी की मत सुनिए। आप पहले अपने से ऑनेस्ट बनिए, फिर दूसरों से ऑनेस्ट बन पाएँगे। तो आप ये देखिए, सोचिए कि आपके लिए कौन-सा टाइम फ्रेम आपको सूट करता है। तब आप स्ट्रैटेजी पर आइए। तब आप ये देखिए कि क्या अब आपका भी टाइम फ्रेम, अगर आपके मुझे मेरे लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स, ठीक है? और मेरी जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो टाइम फ्रेम है, वो भी है 5 मिनट्स, ठीक है? तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। आप देखिए कि ये चीज़ आपको आपके लिए सही है या नहीं है। और अगर 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 आपको अपनी पर्सनैलिटी का टाइम फ्रेम, अपने ट्रेडिंग पर्सनैलिटी का पता ही नहीं है टाइम फ्रेम क्या है, अभी क्लियर नहीं है, तो फिर देन यू आर ड्यू फॉर अ जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ ये हो गई बात। और
बाकी चीज़ें ड्यूरेशन प्रेटी सिंपल है, इंट्राडे ट्रेड है, हम उसे कैरी नहीं करेंगे। रिस्क हम कितना लेते हैं, 0.5% टू 1%। ये इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन ड्यू है, और वो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस थिंग कि ये रिस्क इतना इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं है, ये ऑप्टिमम रिस्क क्यों है। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है, वो हमारा फोकस है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड क्या होनी चाहिए हमारी। तो हमारे सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड है, वो है 0 to 2 ट्रेड्स पर डे। यानी कि बहुत दिन ऐसे जाएंगे जहाँ पर आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और कोई कोई दिन ऐसे भी जाएंगे जहाँ आप 1 या 2 ट्रेड लेंगे, नॉट मोर देन दैट। तो ये अब ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप मान लीजिए हम एक दिन लेके चलते हैं जहाँ पर आपने एक ट्रेड लिया और वो लॉस में गया, ठीक है। सो यू लॉस्ट 1 आवर, 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो, अगर आप 1% रिस्क ले रहे हो तो। और फिर आपने कहा मैं एक ट्रेड और लेता हूँ, और वो भी लॉस में गया। और फिर आपने कहा मैं एक और ट्रेड लेता हूँ, और फिर वो भी लॉस में गया, ठीक है। तो टोटल आपने यहाँ पर 3 आवर लूज कर दिया एक ही दिन में, ठीक है। अब मान लीजिए इसी चीज़ को आप इस तरह से देखते हैं कि आपने 2 ट्रेड्स लूज किए, और फिर आपने कहा कि अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। 2 ट्रेड के आगे मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, चाहे अब कुछ मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। तो यहाँ पर आपने लूज़ किया 2 आवर। और एक और कंजर्वेटिव ट्रेडर है जो कहता है कि मैं जब मुझे पहला लॉस में चला जाएगा मेरा ट्रेड, तो मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो ये हो गया 1 आवर। अब 1 आवर में ये आप क्या कर रहे हैं कि यू आर लिमिटिंग योर मैक्सिमम लॉस इन अ डे। वो लॉस 1 आवर होगा, 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, एट द कॉस्ट ऑफ मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज जो लेटर उस दिन मार्केट आपको प्रेजेंट करेगा। तो ये आपने अपना मैक्सिमम लॉस डिफाइन कर दिया। अगर आप ये वाला मेट्रिक फॉलो करते हैं कि अगर मुझे एक भी दिन लॉस होगा, तो फिर इसके आगे मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जब आपको लॉस ही होना है बस उस दिन में, उसको आपको प्रॉफिट होना ही नहीं है। यानी कि आप जो हैं यू आर नॉट एट ऑल इन एग्रीमेंट विद द मार्केट, ठीक है। आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो आपको आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, या आपकी एंट्री सही नहीं है, या प्रॉब्ली वो एक ट्रेडेबल दिन ही नहीं है और आप ट्रेड करे चले आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक और दूसरा अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि जब आपको फर्स्ट लॉस हो गया, ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, आपने अपनी पोजीशन साइज को कर दिया हाफ, ठीक है। और दूसरा भी आपको लॉस हो गया, तो यहाँ मैक्सिमम लॉस आपको हुआ 1.5 आवर, ठीक है। लेकिन अगर वो दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल गया और आपको 2 आवर का एक प्रॉफिट हो जाता है, तो यानी कि यू मेड 1 आवर, ठीक है, और वो दिन आपका जाता है ब्रेक इवन पर। और मान लीजिए अगर आप अपना पोजीशन साइज कम नहीं करते हैं उस दिन, और उसी साइज के साथ ट्रेड करते हैं, और फिर 2 आवर एक ट्रेड बनाते हैं, सो यू एंड अप विद 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ आप इनिशियली मार्केट के एग्रीमेंट में नहीं थे, बट लेटर हाफ सेकंड ट्रेड में आपने सही डिसीजन ली और आप प्रॉफिटेबल रहे। तो आप देखिए ये चीज़, ये वाला जो चीज़ है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। 3 आवर का ट्रेड घर लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये तो हमें करना ही नहीं है। 2 लूजिंग ट्रेड्स के बाद में आई विल नॉट टेक अ थर्ड ट्रेड इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माइट हैपन। अब मुझे इससे एक बेटर सिनेरियो देखना है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड ट्रेड में अपनी पोजीशन साइज कम नहीं करता हूँ, तो मुझे -2 आवर का लॉस हो रहा है और 1 आवर का प्रॉफिट हो रहा है, प्रोवाइडेड कि मैं एक 2 आवर ट्रेड वहाँ बना लेता हूँ। तो अब 3 आवर 4 आवर बन जाए, दैट इज़ अ रेयर अकरेंस के आप, वैसे ही रेयर होता है, और फर्स्ट लूजिंग ट्रेड के बाद में इतना रिबाउंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है।
तो ये जो 2 आवर का लॉस है, दिस विल हर्ट यू मोर देन दिस प्रॉफिट, जितना ये आपको प्लेजर देगा, क्योंकि लॉसेस हमेशा ज़्यादा फील होते हैं, सेम सेम लॉस ज़्यादा फील होता है सेम प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो ये अब आप ये देखिए कि इन सब चीज़ों से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट सूटेबल है रहेगी। मैं जिस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ वो ये है कि आप थर्ड लूजिंग ट्रेड तो लेना ही नहीं है। फर्स्ट एक ट्रेड में जब आपको लॉस हो गया तो उसके बाद में इधर यू स्टॉप ट्रेडिंग और यू ट्रेड विद हाफ पोजीशन साइज। तो ये दोनों चीज़ें मुझे एक्सेप्टेबल हैं। उस दिन अगर मैं एक लूजिंग ट्रेड के बाद में अगर मैं ब्रेक इवन पर भी निकल रहा हूँ तो आई एम हैप्पी विद इट। और मैं एक लूजिंग ट्रेड के साथ भी घर जाने में मुझे 1 आवर से ज़्यादा लॉस अगर नहीं हो रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिस्टम मुझे अगले दिनों में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ठीक है। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव है जो मेरा तरीका है यहाँ पर इस लेवल पर। रिस्क मैं ज़्यादा लेता हूँ, रिस्क आई एम एग्रेसिव इन टेकिंग रिस्क, लेकिन आई एम वेल मैनेजिंग रिस्क, आई एम बिट कंजर्वेटिव। मैं ये नहीं चाहता मैं अपने ड्रॉ डाउन को अक्यूमुलेट नहीं करना चाहता। ये बर्डन, ये 3 आवर और 4 आवर का जब एक दिन लॉस हो जाता है तो आई टेल यू कहीं ना कहीं लगता है। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए। और ये कभी कभी हम ड्यूरिंग द रश ऑफ द मार्केट, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एक्टिव प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, हम ये सब चीज़ें, इन सब रूल्स को ना, ये सब हम भूल जाते हैं फॉर अ मोमेंट, और हम इम्पल्सिवली कभी कभी ट्रेड ले लेते हैं। और उस समय बिफोर वी रियलाइज वी आर पाइलिंग ऑन दिस थिंग ऑन अस। एक एग्जांपल जो मैं खुद कर चुका हूँ वो ये चार्ट है 9 अक्टूबर का। ठीक है। तो इस दिन मार्केट ओपन करता है और अभी यहाँ तक तो खैर कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ तक भी अभी आई एम नॉट श्योर कि ये किधर जाएगा। और फिर ये एक बुलिश मूव देता, नाउ आई एम, अब मैं रेडी हूँ ट्रेड लेने के लिए। तो मान लीजिए एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पर अभी आप फोकस मत कीजिए, आप मैं फोकस कीजिए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। वो एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट लेटर आगे चल के हम कभी डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ एक, हमें इस बुलिश मूव के बाद में पुल बैक पर यहाँ एंट्री ली और उसके नीचे कहीं पिवट के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया और हमें यहाँ एंट्री मिल गई। उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल हमें हमारा प्राइस अच्छा रहा और यहाँ कहीं आई एम थिंकिंग अबाउट बुकिंग प्रॉफिट और डे रिस्किंग, लेकिन तभी क्या होता है ये चार्ट नीचे जाता है और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ठीक है। अगली मूव में वापस से वो इस लेवल पर आता है। अब मैं कहता हूँ कि प्रॉब्ली मेरा स्टॉप लॉस बहुत टाइट था, अब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड लेने के लिए सेकंड ट्रेड यहाँ लेता हूँ, मुझे फिर एंट्री यहाँ मिल जाती है। और फिर उसके बाद में ये फिर से यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है। थर्ड टाइम आई हैव स्टिल नॉट गिवन अप। मैं कहता हूँ कि यार मेरे डायरेक्शन सही है, दिन ट्रेंडिंग है, प्रोबेबली यहाँ पर ये एक बॉटम बना रहा था और फिर से मेरा ट्रेड बहुत टाइट रह गया। तो मैं अपना स्टॉप लॉस फिर इस पूरे कंसोलिडेशन के नीचे यहाँ पे रख देता हूँ एंड आई एम नाउ प्रीटी श्योर कि एक वाइडर स्टॉप लॉस के साथ अब यहाँ पर ये जो चार्ट है ये कुछ इस तरह की मूव मुझे देगा। ये दिन शुरू हुआ, आपको एक बुलिश मूव मिली, बुलिश मूव के बाद में एक डीपर थोड़ा सा पिवट के नीचे तक पुल बैक मिला और फिर अब यहाँ से मुझे इस तरह की एक मूव मिलेगी। ये अब मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे। ठीक है। तो लेकिन आगे क्या होता है, वापस देखते ही देखते मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए यहाँ पर। अगर ये फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में या तो मैं लॉग आउट कर देता या फिर हाफ साइज से ट्रेड करके फिर से एक और स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ लॉग आउट कर देता ब्रोकर से, मैं ठीक रहता। लेकिन आई एम टेकिंग होम 3 स्टॉप लॉसेस, 3 आवर में अपने नेगेटिव घर लेकर के जा रहा हूँ। तो ये बहुत दिन बाद ये हुई थी गलती और उसके बाद से फिर कभी ये गलती हुई नहीं अभी तक तो अब ये नहीं लेना है। दूसरी एक इसमें एक बड़ा पर्टिकुलर नुआंस ये है कि अगर अब मान लीजिए जैसे ये सीपीआर है और मैं यहाँ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे इस तरह की एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा कुछ चार्ट था, पिछला जो चार्ट था वो भी कुछ ऐसा ही था।
और यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं एक ट्रेड लिया, मैंने यहाँ ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मैंने दोबारा यहाँ ट्रेड लिया, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मैंने यहाँ ट्रेड लिया, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब 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 मल्टीपल ट्रेड्स एक ही डायरेक्शन में आपको मिल रहे हैं, ये भी लॉन्ग ट्रेड मिला, ये भी लॉन्ग ट्रेड मिला, ये भी लॉन्ग ट्रेड मिला, और आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि एक ही डायरेक्शन में अगर मल्टीपल आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं तो आप उन्हें मत लीजिए। यहाँ आप मार्केट के एग्रीमेंट में नहीं हैं। और कहाँ आप ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए? जहाँ पर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करके आपको, अगर पहला ट्रेड आपका लॉन्ग था, अगर पहला ट्रेड आपका अगर फर्स्ट ट्रेड आपने जो लिया था वो इस तरह से कहीं यहाँ यहाँ लिया था, और सेकंड ट्रेड फिर ये यहाँ मिलता है, ठीक है? आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट ट्रेड आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करके आपको दूसरा एक ट्रेड देती है जो आप यहाँ लेते हैं, जो कि एक शॉर्ट ट्रेड है। तो दिस इज़ अ मोर, मैंने देखा है कि मेरे सिस्टम में दिस इज़ अ मोर लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग करेक्ट देन दिस वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ही आपकी गलत थी। यहाँ पर आप बहुत ब्रॉड लेवल पर गलत थे। मार्केट नीचे जाना चाहती थी, आप लॉन्ग जा रहे थे, ठीक है ना? रादर देन कि आप अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर स्ट्रेस आउट करें कि ये मेरी एंट्री शायद थोड़ी सी जल्दी रह गई, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सक्सेसफुल सेकंड ट्रेड के सक्सेसफुल होने की जो चांसेस हैं वो थोड़ी बेटर रहेंगी। तो ये सब, तो इससे ये चीज़ से हम इस बात को क्लियरली समझते हैं कि हमें बहुत सारा लॉस लेकर के घर नहीं जाना है। हमें अपने लॉसेस को लिमिटेड रखना है, कंट्रोल रखना है। एक लूजिंग ट्रेड के बाद में हमें थोड़ी अपनी एग्रेसिवनेस कम करनी पड़ेगी उस दिन के लिए एटलीस्ट, ठीक है? तो ये मैं कहता हूँ कि भाई, ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट ब्रेक्स। तो आपके पास ना तो उसकी स्पीड के ऊपर कोई कंट्रोल है, ना उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल है। लेकिन अब आप चला रहे हैं उस कार को, और फिर आप एक्सीडेंट करके कहते हैं कि देखो देखो ये कार ने मेरी यार मुझे एक्सीडेंट कर दिया। तो कार तो कार में गलती नहीं थी, कार में प्रॉब्लम नहीं थी, आपको आता नहीं था चलाना। यू चोज दैट कार एज अ मीडियम टू रूइन योर लाइफ। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप कहते हैं कि भाई लोग बर्बाद हो जाते हैं, और ये एक बड़ा, ये एक गलत इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है। वो इसलिए हो जाते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। जब आपको पता नहीं है ड्राइव करना, तो आप मत ड्राइव कीजिए ना, या तो सीख लीजिए, ठीक है? तो ये तो बात हो गई रिस्क मैनेजमेंट की। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने मेथडोलॉजी आपको ये बताई है कि 3 लूजिंग ट्रेड या 2 लूजिंग या 1 ट्रेड के बाद में आप बैठ जाइए, फर्दर ट्रेडिंग मत कीजिए, ये कॉन्फ्लिक्ट करती है एक बहुत बेसिक चीज़ के साथ में। मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है ट्रेडिंग की, जिसका नाम है बेस्ट लूज़र विंस। जिसमें वो कहते हैं कि भाई, आप ये बताइए कि 3 लूजिंग ट्रेड्स के बाद में ट्रेडिंग स्टॉप करने का क्या मतलब है? आप अपने पीएनएल को ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं? तो एग्जांपल देते हैं कि बताइए, कोबे ब्रायंट जो बास्केटबॉल चैंपियन थे, क्या आपको लगता है कि वो 3 गेम में अगर उनके 3 मिसेस हो जाते, तो फिर वो कहते कि भाई मैं तो बाहर बैठूंगा, मैं नहीं खेलना चाहता, मेरे तो लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है? इस चीज़ को मैं एक दूसरे तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए मैं एक एग्जांपल इन जाते-जाते आपको बताना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने करियर में 3 कॉन्सेक्यूटिव डक्स 3 कॉन्सेक्यूटिव मैचेस में 0 रन बनाए थे। 1994 का ये साल है। सितंबर और अक्टूबर में ही मेड 3 कॉन्सेक्यूटिव डक्स। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या वो बाहर बैठ गए? उन्होंने ये कहा कि भाई अब मैं नहीं खेलना चाहता, मैं तो रन ही नहीं बनते, 0 ही 0 बन रहे हैं, या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया? कुछ नहीं हुआ। अगले मैचेस में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, वो आप ये देखिए। तो अगले जो मैचेस थे उसमें उन्होंने 2 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज बनाई, एंड ही वॉज बैक टू द चैम्पियन ही ऑलवेज वॉज, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप यहाँ देख रहे हैं हमारे केस में, ये जो 3 दिन का जो लॉस है, ये 3 जो लूजिंग ये है, ये एक दिन की बात हो रही है, ठीक है ना? अगर एक दिन आपका आज आप लॉस में एंड कर रहे हैं,
और कल भी लॉस में एंड कर रहे हैं, तो आप थर्ड डे ट्रेड करेंगे। ये डे नहीं है, ये एक ही दिन है। अगर सचिन पहले एक मैच में 0 पर आउट हो गए, तो उस मैच में उन्हें दोबारा खेलने को नहीं मिलता है, ही इज़ आउट। तो ये आपका सचिन बोल्ड हो गया यहाँ पर, आप दोबारा कैसे आ रहे हो? और फिर तिवारा तो आन कैसे ही आ रहे हो भाई, मान लो टेस्ट मैच में दूसरी बार भी आ गए। तो ये चीज़, ये डे टू डे, ये एक मैच की बात हो रही है, और ये बात हो रही है एक लॉन्ग टर्म बात की। तो ये हमें सिखाता है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। यू नो योर सिस्टम, यू हैव फेथ इन योर स्ट्रेटजी। अपने सिस्टम को फोकस तरीके से आप अपने रूल्स को फॉलो करते हुए अगर करेंगे, तो यू विल बाउंस बैक, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट। ओके, तो आई होप के ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ पाए होंगे। और अगर ये सारी मैट्रिक्स जो हमने डिस्कस करी, अगर ये आपको एक्सेप्टेबल हैं, ये टाइम फ्रेम, ये ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, और ये सब चीज़ें, तभी आगे इस सिस्टम को समझने की रिक्वायरमेंट है आपके पास। अगर नहीं आप एग्री करते, तो मे बी दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉर यू। आप एक्सप्लोर कीजिए और अपने हिसाब से अपना सिस्टम डिज़ाइन कीजिए जो आपके सारे मैट्रिक्स को फुलफ़िल करता हो। तो वो अभी अगले वीडियोज़ में हम और डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये शुरू के 2 सेशंस तो ज़्यादातर साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर ही रहे। नेक्स्ट वीडियो में आइड लाइक टू डिस्कस जो बेसिक मैट्रिक्स हैं सीपीआर इंडिकेटर की, वो देखेंगे। तो तब तक हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।